नमस्कार फ्रेंड्स, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, जिंदगी जीने के 7 तरीकों पर अमल करना है कि 7 तरीकों के बारे में सीखना है कि 7 तरीके क्या होती है। देखिए, जब आप अकेले हो तो अपने गलत विचारों को कंट्रोल रखें। जब आप अकेले हो तो अपने गलत विचारों को कंट्रोल रखो, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो अनेक विचार मन में क्या होते हैं, गलत विचार आते हैं। उसको हमको क्या करना है कि नहीं आने देना है। दूसरी बात यह है कि जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपने जीभ पर कंट्रोल करें। दोस्तों के साथ जब हम होते हैं तो अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जीभ का कंट्रोल करने का तात्पर्य यह है कि बहुत ज्यादा खाना खाना और फास्ट फूड खाना ये सब बंद करना है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब आप गुस्से में हो तो फैसलों पर कंट्रोल रखो, क्योंकि जब कभी आप गुस्से में होते हैं तो आप ऐसा कुछ फैसला ले लेते हैं कि जो आपके जिंदगी के लिए नासूर हो जाता है और कहीं ना कहीं आप गलत कर बैठते हैं। चौथा जो जिंदगी जीने के तरीके हैं, जब आप ग्रुप में बैठे हो तो अपने व्यवहार पर ध्यान दें। जब आप किसी की संगत में हो, ठीक है, ज्यादा लोग हैं आपके पास, तो आप अपने व्यवहार को क्या करेंगे, अच्छा रखेंगे, उचित ढंग से रखेंगे। पांचवा है तरीका कि जब आपकी कोई तारीफ करे तो अपने घमंड पर नियंत्रण रखें। ये नहीं कि कोई तारीफ कर रहा है तो आप फूल चुके हैं अच्छे से कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा अगला तारीफ कर रहा है, ठीक है। तारीफ के पीछे भी कुछ बातें होती हैं, ठीक है, जो कि बाद में दिक्कत करते हैं। आगे छठवां विचार है, जब आपके बारे में कोई गलत बोले या कहे तो अपने भावनाओं पर क्या करें, नियंत्रण रखें। जब आपके प्रति कोई भी गलत बोल रहा है तो उसको सुनने की, अमल करने की कोशिश करें। तुरंत उसका क्या करना है, भावनाओं पर अपने नियंत्रण रखते हुए तुरंत किसी को सुना नहीं देना है, ठीक है। कोई भी आपके प्रति गलत बोलता है तो उसको माफ करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अगला सातवां जो तरीका है, आप वह करें जो आपको बेहद पसंद है। आपको जो अच्छा लगता है, चाहे काम हो, चाहे आपकी लाइफ स्टाइल हो, जैसे आपको जीनी है, ऐसा ना हो कि समाज को खतरा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। जो भी सामाजिक जीने का ढंग है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, अपने मनपसंद से जीना है, ठीक है। आइए हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो सेशन है हमारा मेंडल के नियम है। कौन सा है? मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में पढ़ना क्या है, देखिए 3 नियम मेंडल के होते हैं। 3 नियम मेंडल के होते हैं। पहला जो नियम है प्रभाविता का नियम है। पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम है। और तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। अब हम लोग समझेंगे पहले, दूसरे, तीसरे के बारे में क्रम रूप से। देखिए, पहला जो प्रभाविता का नियम है, ये नियम होता क्या है, मैं इसको डिटेल भी किया हूँ कल वाले सेशन में, ठीक है, भाग 1 में। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह जासूसी के दूसरे चरण में पढ़ रहे हैं, दूसरे भाग में, ठीक है। देखिए, प्रभाविता का नियम होता क्या है कि मेंडल ने नियम दिया था। मेंडल ने ही 3 नियम दिया है। मेंडल के प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण पर आधारित है। मैं क्या कहा कि एक संकर संकरण वह होता है, जैसे मान लीजिए लंबाई, अगर माता पिता की लंबाई क्या है, ज्यादा है, तो बच्चे की भी लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कह सकते हैं जब शुद्ध लंबे बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। शुद्ध लंबा बौना पौधा का मतलब क्या होता है कि एक लंबा पौधा रहेगा, शुद्ध रूपी 100% एक्यूरेसी, ठीक है, जितना लंबाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये होगी कि शुद्ध बौना पौधा मतलब एकदम छोटा पौधा हो, उनके बीच संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। देखिए तो क्या होता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। जैसे कि प्रभावी लक्षण जो दिखाई देगा, लंबापन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लंबापन। और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। जैसे या तो खूब लंबा हो जाएगा व्यक्ति, या तो एकदम बौना। बात समझ रहे हैं? तो इसमें क्या हुआ, प्रभाविता का नियम में अगर पिताजी लंबे हैं, माताजी क्या है, छोटी हैं, तो बच्चे का जो चांसेस रहता है वह एक संकरण रहता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि या तो लंबा होगा या तो बौना हो जाएगा, ठीक है। एक पीढ़ी की बात होगी, कल भी इसको हम समझाए थे। आइए अब अगला नियम जो है पृथक्करण का नियम क्या है, पृथक्करण के नियम में पढ़ेंगे। या इसको इसका उदाहरण छूट गया, उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं।
प्रभाविता के नियम को देखिए। जब शुद्ध लंबे मतलब दोनों क्या होंगे, शुद्ध लंबे टीटी कहा जाता है तथा शुद्ध बौने हाफ टीटी। पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी प्राप्त लक्षण 100% होंगे, या तो बौना होगा या तो लंबा होगा। ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं है, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना। ठीक है, अगर संकर की बात होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, बात समझ रहे हैं, तो ना ज्यादा लंबा हो पाएगा ना ज्यादा बौना हो पाएगा। यही हाल होता है उसमें ब्लैक और व्हाइट वाले में, मतलब गोरापन और ब्लैकपन, ठीक है, कालेपन में, कि अगर पिताजी गोरे हैं माताजी काली हैं तो उसमें संकर प्रवृत्ति ज्यादा होने की संभावना रहती है। या अगर शुद्ध 100% एक्यूरेसी है तो या तो ज्यादा गोरे हो जाते हैं लोग या तो काले हो जाते हैं। उसमें भी मैं बताया था कि दूसरी पीढ़ी में जब आते हैं आप लोग तो कभी दादाजी के, दादी जी के, कभी नाना जी के, नानी जी के, ठीक है, कभी मामा के, ये सब चाचा चाची, ये सब चाची के नहीं चाचा के, ये सब लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कोई कभी कहता है कि देखिए इसके पिताजी माताजी सब लोग गोरे हैं और ये पता नहीं कैसे काला हो गया। ठीक है, करते हैं ना, तो ये क्या होता है कि दादा दादी के लक्षण हो जाते हैं, नाना नानी के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण का नियम क्या होता है? पृथक्करण से तात्पर्य आप लोग समझते हैं कि इसको देखिए शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मान लो महिलाएं हैं, पृथक्करण कैसे करती हैं कि चावल में कंकड़ पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि खाने में हमको नुकसान करते हैं, तो उसको छाटती हैं कि नहीं छाटती हैं? जब छाटती हैं, चावल से अलग करती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? पृथक्करण कहा जाता है। आइए हम लोग साइंस में देखते हैं पृथक्करण क्या होता है। जब प्रथम संतान पीढ़ी F1 के विषयानुपाती पौधों में स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण का क्या मतलब होता है कि स्वयं परागण कर रहे हैं, तुरंत उसका क्या होगा, पुष्प टूटकर वर्तिकाग्र में जाकर गिर जाता है, तो वहीं पे क्या होता है कि पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। सेम पीढ़ी की जैसा वो पौधा रहता है पहले वाला, दूसरा वाला भी पौधा क्या होगा, उसी प्रवृत्ति के होगा, सेम वैसे ही होगा। तो द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी आगे। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है, और पृथक्करण के ही नियम को शुद्धता का नियम कहते हैं। अगर आ गया एग्जाम में कि शुद्धता का नियम क्या होता है, तो आप कहीं दिक्कत में न फंस जाएं। पृथक्करण के ही नियम को शुद्धता का नियम कहता है, अक्सर इसी में कंफ्यूजन कराता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देखिए, जैसे जब F1 पीढ़ी से पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो F2 में लंबे व दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। बात समझ रहे हैं, लंबे भी होंगे छोटे भी होंगे, मतलब सब मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्वपरागण वाले में क्या होंगे कि सेम होंगे। ठीक, नोट कीजिए। देखिए, तीसरा जो हमारा है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। ठीक है, या इसको बोलते हैं द्विसंकरण का सिद्धांत। देखिए, इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण विसंगति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। जैसे इसका कल बताए थे आप लोगों को कि लंबाई के साथ साथ आंखों का क्या होगा, रंग, दो संकरण हो गया, तो उसी को बता रहा है कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। अगर लंबाई आंखों के रंग को क्या करती है, प्रभावित नहीं करती है। बात समझ में आ गई होगी। स्वतंत्र अपव्यूहन स्वतंत्र ये होता है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, और एक दूसरे का जब द्विसंकरण में क्या होता है कि विपरीत जोड़ी जो होती है एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य नहीं करते। जैसे हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, F1 पीढ़ी की संतानों में, F1 मतलब पहली पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षणों गोल आकार व हरा रंग तथा झुर्रीदार आकार व पीला रंग संकरण से प्राप्त होता है। जैसे कह सकते हैं कि जो F1 रहेगा उसमें आकार कैसा रहेगा, गोल रहेगा, हरा रंग रहेगा, झुर्रीदार रहेगा आकार, तो पीला रंग रहेगा। ठीक है, इसका जब संकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षणों के प्रभाव, मतलब जीन से होता है। किससे? जीन से। जीन पृथक हो गए तथा F2 में आप कैसे बदलेंगे कि F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट होंगे। अब जो F2 पीढ़ी बनेगी जो स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, ये स्वतंत्र होंगे जब, तो F1 का जितना भी होगा गोल आकार, हरा रंग, पीला रंग,
झुर्रीदार, सब देख रहे हो ना, सब मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए, इस कारण झुर्रीदार बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ। इसमें जितने जितने रंग होंगे, जो आकार होगा, थोड़ा थोड़ा सबका क्या होगा, इसमें शामिल सब लोग रहेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नोट कीजिए। आइए समझते हैं। देखिए हम लोग गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। और गुणसूत्र, इसकी संरचना देखिए, जीव की कोशिका, कोशिका जब आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के समान होती है। गुणसूत्र कैसी होती है? कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के समान होती है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते, केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन, ये क्या है बता? न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। कौन? गुणसूत्र। आगे आते हैं हम लोग स्ट्रासबर्गर में। स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, स्ट्रासबर्गर ने 1875 में क्या की थी? गुणसूत्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी? गुणसूत्र की। देखिए गुणसूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति, अब तो ये स्ट्रासबर्गर ने खोज कर दी थी 1875 में, और गुणसूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति जो था 1888 में वाल्डेयर था। कौन था बेटा? वाल्डेयर ने कोशिका विभाजन का जब अध्ययन कर रहे थे, उसी समय इसका प्रयोग किए थे, गुणसूत्र का। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है आपसे, देखिए यहाँ पे, गुणसूत्र में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी, जिसको अगर संख्या में पूछा जाता है तो 46। कितना? 46। अब कुल गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, और जोड़ी में पूछेगा तो आप बताओगे 23 जोड़ी। ठीक है। 23 में भी देखिए विभाजन है, एक 22 जोड़ी और एक 1 जोड़ी। 22 जोड़ी जो विभाजन होता है, इसको बोलते हैं कायिक या ऑलिंग या ऑटोसम्स। ठीक है, ये 22 जोड़ी वाले को। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 44 हो गया। और एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी का मतलब क्या होता है बेटा? 2। एक जोड़ी का मतलब 2। तो जो देखिए, जो एक जोड़ी होता है, इसको ध्यान से समझना, जिसको स्ट्रक्चर समझ में आ गया उसको बातें समझ में आ गई। देखिए एक जोड़ी जो ये होता है, ये लिंग गुणसूत्र होता है, लड़की है कि लड़का है। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये 22 जोड़ी जो होता है, ये क्या करता है कि ये करता है, आंख कैसी है, ठीक है, नाक, होठ, शरीर के आकार की पूरी संरचना करते हैं ये 22 जोड़ी। बात समझ रहे हैं? तो इसको और एक जोड़ी मिलकर क्या करते हैं कि नर या मादा मतलब लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर आपसे कोई, आप लोग तो यही जानते हो कि पुरुष में अगर दाढ़ी मूछ है, ठीक है, तो पुरुष है। बाहर से कैसा दिखता है? ऐसा ही दिखता है ना, दाढ़ी मूछ है तो पुरुष है। और स्त्री है, साड़ी पहनी है बेचारी, उसके पास दाढ़ी मूछ नहीं है, बाल बड़ा बड़ा है, आप लोग समझ लेते हैं स्त्री है, यही नहीं जानते हैं। लेकिन जो मेन होता है स्त्री और पुरुष का मानक, ये तो लिंग निर्धारण से होता है। और ये एक जोड़ी होता है जो कि एक्स वाई नर होता है, और एक्स एक्स जब क्या होते हैं जननांग, तो इसमें क्या होते हैं मादा में पाए जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, मतलब कि लड़की होगी, अगर एक्स एक्स होगी तो लड़की होगी, और एक्स वाई होता है तो पुरुष हो जाता है। ठीक है, ये लिंग निर्धारण की बात है, इसको हम अभी आगे बता रहे हैं और अच्छे से। देखिए कायिक या अलिंग गुणसूत्र की परिभाषा के बारे में जान लीजिए कि परीक्षा में लिखेंगे कैसे। ठीक है, देखिए वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होती है, आप लिंग को छोड़ दें तो बाकी जो भी आपके शरीर में स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सब कौन सी जोड़ी करती है? कायिक या अलिंग गुणसूत्र के माध्यम से निर्धारण होता है। बस लिंग को छोड़ो। बात समझ गए? आगे देखिए दूसरा जो होता है एक जोड़ी लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये नर और मादा में अलग अलग होते हैं। ये प्राय एक्स और वाई के गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए बात आती है कि इसको हम स्ट्रक्चर डेवलप, देखिए ये मानव में ये क्या है बेटा?
कि ये लड़का है। क्या कौन है? लड़का। ये लड़का है। बात समझ रहे हैं? यस सर। और ये क्या है? लड़की। थोड़ा सा ब्रो इसका सेट करते हैं। यस सर। नाक थोड़ा सा टेढ़ रहती है ना जी? यस सर। वो थोड़ा चौड़ा चौड़ा रहता है। ठीक है? यस सर। क्लास के अंदर बैठे हैं आप लोग। देखिए ये क्या है? नर है। क्या है बेटा? नर। और ये क्या है? मादा है। क्या है? मादा। सीधी बात है कि ये लड़का है और ये क्या है? लड़की। बात समझ में? इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। कितने? लगभग कितने बेटा? अरे लगभग 46। कितने पाए जाते हैं? 46। अब क्या होंगे कि देखिए जो ये नर होता है जिसको बोलते हैं आपकी, इसके द्वारा क्या करता है? बच्चा पैदा किया जाता है। वहां से क्या निकलता है? शुक्राणु। क्या निकलता है? शुक्राणु नर वाले में। और मादा वाले में क्या निकलता है? अंडाणु। क्या निकलता है? यही निषेचन के समय क्या होता है कि जब मादा शरीर के अंदर जाता है तो ये शुक्राणु जब प्रवेश करता है तो यही दोनों जब मिलते हैं आपस में तो एक बच्चे का निर्माण करते हैं। कौन? शुक्राणु और अंडाणु। अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं, उल्टा कर देते हैं। जो लड़के में पाया जाता है शुक्राणु पाया जाता है और जो लड़कियां में पाया जाता है क्या? अंडाणु पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को नहीं भूलना। बात समझिए। देखिए लड़के होते हैं जो एक्स वाई होते हैं। क्या होते हैं? लड़कियां क्या होती हैं? एक्स। लड़कियां क्या होती हैं? तो मैं बताया इसमें कि पहला जो देखिए 22 जोड़ी बन रहा था। पहला कितना? 22 जोड़ी, क्योंकि एक तो लिंग निर्धारण कर रहा था ना, तो लिंग निर्धारण वाले को हटा देते हैं। 22 जोड़ी। और इधर क्या है? इधर भी तो 22 जोड़ी होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इधर देखिए जब इसका फर्टिलाइजेशन हम लोग कराते हैं, ठीक है, एक्स वाई एक्स एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई, और इधर क्या हो जाएगा? एक्स वाई, फिर एक्स 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 एक्स। समझ रहे हैं? लड़का लड़का, लड़की लड़की। अब क्या होगा कि 22 जोड़ी ये है तो सीधे कह सकते हैं कि 22 गुना कितना होता है? 44 प्लस एक्स वाई, सॉरी कैपिटल में रहेगा, 44 प्लस एक्स वाई। ये क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? और जब स्त्री की बात होगी या लड़की की तो ये भी क्या होगी? 22 जोड़ी मतलब 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक है? पुरुष में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र, महिला में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र। लड़की को जान लेना कि एक्स एक्स, लड़के को जान लेना एक्स वाई। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। संख्या उनकी कितनी होती है? 46 होती है। एक गुणसूत्र हट जाता है क्योंकि 23 जोड़ी में से एक जोड़ी हटेगा, वो लिंग निर्धारण के लिए होगा। बाकी शरीर के क्या होगा? संरचना आकार डेवलपमेंट के लिए होगा। आकार डेवलपमेंट में समझ ही रहे हैं आप लोग, नाक कान होठ मुंह चेहरा रंग सब चेंज करता है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।